दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि भारत की कूटनीति के आगे झुका चीन, पैंगोंग के उत्तरी किनारों से उखाड़े तंबू बंकर। जी आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से भारत और चीन की सेनाओं की वापसी प्रक्रिया योजना के मुताबिक चल रही है और अगले 6 से 7 दिनों में वापसी की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। ये जानकारी सोमवार को रक्षा सूत्रों ने दी है और सूत्रों ने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने कई बंकर, अस्थायी चौकियां और अन्य ढांचों को उत्तरी किनारे वाले इलाकों से हटा लिया है और क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या धीरे धीरे कम कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के फील्ड कमांडर लगभग रोजाना बैठक कर रहे हैं ताकि वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें, जिसे 9 दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के बाद पिछले हफ्ते अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से वापसी की प्रक्रिया के पूरा होने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा और दोनों पक्ष सैनिकों एवं उपकरणों की वापसी प्रक्रिया का सत्यापन कर रहे हैं। 9 महीने के गतिरोध के बाद दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण किनारों से वापसी पर रजामंद हुई, जिसके तहत दोनों पक्षों को चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से सेनाओं को अग्रिम मोर्चे से हटाना है। वापसी की प्रक्रिया पिछले बुधवार को शुरू हुई थी। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही पश्चिम बंगाल से। जी आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कोलकाता में लॉन्च की मां कैंटीन। मात्र 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। जी हां, बात करें कि पश्चिम बंगाल में अगले महीने में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मां योजना की डिजिटल तरीके से शुरुआत की, जिसके तहत राज्य सरकार निर्धनों को 5 रुपए के किफायती मूल्य पर भोजन मुहैया कराएगी। इस योजना के तहत 5 रुपए में लोगों को थाली में चावल, दाल, एक सब्जी और अंडा करी मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी का वहन करेगी और लोगों को ये 5 रुपए में मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह हर दिन उपरांत 1 बजे से 3 बजे के बीच अलग अलग रसोइयों का संचालन करेंगे तथा धीरे धीरे राज्य में हर जगह ऐसे रसोई घर स्थापित किए जाएंगे। ममता ने कहा, किसी दिन मैं जाकर इसे चखूंगी। इस योजना के तहत लोगों को भोजन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह अनूठा विचार है। हमने बजट में इस योजना की घोषणा की थी और 8 दिनों के भीतर इसे शुरू करने में सफल रहे। उन्होंने इतने कम समय में इसे संभव बनाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि किसान महापंचायत के साथ यूपी की राजनीति में एंट्री करेंगे अरविंद केजरीवाल। 28 फरवरी को फूकेंगे चुनावी बिगुल। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसानों के समर्थन में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। ये किसान महापंचायत 28 फरवरी को होगी। आम आदमी पार्टी ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का जोरदार समर्थन किया है। आपको बता दें केजरीवाल 2 बार दिल्ली के सिंधु बॉर्डर का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। सिंघू बॉर्डर किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक प्रमुख स्थल है। इस बाबत आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनका मेरठ आने का मकसद अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके किसान महापंचायत को सफल बनाना है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर कहा है कि यह कानून किसान का डेथ वारंट पर साइन है। डेथ वारंट पर संशोधन नहीं होता बल्कि उसे वापस लिया जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 की विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में आने के लिए तैयार है और उसी के लिए चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। जबकि किसान राजनीति के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश एंट्री करने के मूड में हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा कि मेरठ आंदोलन की धरती है और सीएम केजरीवाल भी इसी धरती से आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही जो कि बॉलीवुड से एक दिल दहला देने वाली खबर है। जी आपको बता दें कि MS धोनी में काम कर चुके एक्टर संदीप नाहर ने की आत्महत्या। फेसबुक पर छोड़ा सुसाइड नोट और वीडियो। जी हम बात कर रहे हैं कि कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में काम कर चुके एक्टर संदीप नाहर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। सोमवार शाम को वो मुंबई के गुड़गांव स्थित अपने घर में मृत पाए गए। मुंबई पुलिस ने कहा कि उन्होंने मामला दर्ज किया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। डीसीपी विशाल ठाकुर ने बताया
बताया कि संदीप की पत्नी ने अपने बयान में कहा है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण पता चल सकेगा। जी आपको बता दें कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में संदीप ने छोटू भैया का किरदार निभाया था। फिल्म केसरी में भी वो सैनिक बने थे। कई टीवी धारावाहिकों में भी संदीप ने काम किया है। आपको बता दें कि संदीप नाहर ने फेसबुक पर जो 10 मिनट का वीडियो साझा किया है उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे आपने कई फिल्मों में देखा होगा। MS धोनी में छोटू भैया का किरदार भी मैंने निभाया है। आज ये वीडियो बनाने का एक मकसद है। हमारी जिंदगी में कई प्रॉब्लम चल रही हैं। मैं दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं हूं। इसकी वजह मेरी पत्नी कंचन शर्मा है, जो 1.5-2 साल से मैं ट्रॉमा से गुजर रहा हूं। बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन अब जीने की इच्छा नहीं है। जी आपको बता दें कि संदीप आगे कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी कंचन से बहुत तंग आ गया हूं। मैंने बहुत स्ट्रगल किया लेकिन कभी परेशान नहीं हुआ, लेकिन ये रोज की क्लेश मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मान रही है। मेरी माँ को गाली देती है। मैं उसके सामने घर वालों के फोन तक नहीं उठाता हूँ। मैं बाहर मेरे पर शक करती है। कुछ कहता हूँ तो केस करने की धमकी देती है। संदीप आगे कहते हैं कि कंचन का 2015 में एक बॉयफ्रेंड था। इसने अपने एक्स को झूठे केस में जेल भिजवाया। मैंने इससे शादी की, लेकिन मेरी एक गलती जो मैंने शादी करके की, उसने लाइफ बदल दी। अब जीने की इच्छा नहीं रही। संदीप ने आगे कहा, दोस्तों अगर मैं कुछ करता हूं तो घर वालों को कंचन परेशान नहीं करे। मैं अपनी बुलेट डैडी को देना चाहता हूं और चेन माँ को देना चाहता हूं, और जो कैश है वो कंचन रख ले। मैं अपने माता पिता को थैंक्स करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहता था। मेरा एक्टर बनने का सपना पूरा किया। आज मैं जो हूं सब उनके कारण से हूं। अभी तो मैं बस अपने माता पिता से माफी मांगता हूं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही बिहार से। जी आपको बता दें, बिहार में भूकंप के झटके, पटना में डर कर रात में सड़क पर आए लोग। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार में सोमवार की रात 9:23 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नालंदा से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी दूर था। इसे पटना नालंदा के मध्य बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता 3.5 रिकॉर्ड की गई है। भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर गहराई में था। पटना जोन 3 में आता है। राजधानी के अलावा भागलपुर, गया, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, बक्सर समेत कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने से इसका बहुत ज्यादा असर नहीं रहा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी SK मंडल का कहना है कि रात में आए भूकंप का केंद्र नालंदा से 20 किलोमीटर पश्चिम उत्तर दिशा में था। भूकंप के झटके राज्य के अधिकांश हिस्सों में महसूस किए गए। भूकंप आने पर राजधानी के अधिकांश लोगों ने झटका महसूस किया। अचानक जब घरों के पंखे हिलने लगे तो लोग भयभीत होकर घरों से बाहर भागे। राजधानी की सड़कों पर काफी लोग निकल आए। कई लोग काफी देर तक सड़कों पर डर से बैठे रहे। और दोस्तों, में अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता के शराब वाले बयान पर राकेश टिकैत बोले। कहा, ऐसे लोगों का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। जी हम बात करें कि किसानों के आंदोलनों के बीच कांग्रेस नेता विद्या देवी रानी के शराब बांटने वाले बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। इस बीच किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत का इस मामले पर बयान सामने आया है। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ शराब का क्या काम है। कांग्रेस चाहे तो अपने आंदोलन में ये काम कर सकती है। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता विद्या रानी की टिप्पणी पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ शराब का कोई उपयोग नहीं है। मुझे नहीं पता कि वे ऐसी टिप्पणियां क्यों कर रही हैं। ऐसे लोगों का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ये गलत है और नहीं किया जाना चाहिए। वे अपने आंदोलन में जो चाहे विपरीत कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर टूल किट विवाद को लेकर आ रही है, जिसमें दिशा रवि की गिरफ्तारी का कई शहरों में विरोध। आम आदमी पार्टी बोली, 21 साल की लड़की से डरी 300 MP वाली सरकार। जी हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण के मुद्दे पर काम करने वाली दिशा रवि की गिरफ्तारी का देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ है। दिशा रवि को टूल किट मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिशा पर निकिता जैकब और शांतनु नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर 26 जनवरी को ट्विटर स्टाम्प पर
पैदा करने और लोगों में सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने का आरोप है। दिशा की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में प्रदर्शन हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने पर्यावरण के मुद्दे पर काम करने वाली दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से दिशा रवि को तुरंत रिहा करने की मांग के साथ साथ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने युवा कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार कर निंदनीय कार्य किया है। 300 सांसदों वाली 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी की सरकार एक 21 साल की जलवायु एक्टिविस्ट से डरती है। आम आदमी पार्टी मांग करती है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिशा रवि को तुरंत रिहा करे। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी की असल वजह को सार्वजनिक करे। राघव चड्ढा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि विपक्ष के कुछ नेता हैं जो नाराज फूफी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। क्या आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हम अपने देश के युवा को नाराज फूफी समझकर उन्हें जेलों में बंद करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक आदेश में कहा था कि एक दिन के लिए भी किसी की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति से खिलवाड़ होता है तो वह देश और संविधान के खिलाफ है। इसकी भारी कीमत इस देश को चुकानी पड़ सकती है। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही बिहार से। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से कन्हैया कुमार ने की मुलाकात, सियासी हलचल तेज। जी हां, आपको बता दें कि जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी से उनके आवास पर मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस सियासी मुलाकात के दौरान जमकर फोटो सेशन भी हुआ है। दोनों नेता इस मुलाकात को बेहद औपचारिक बता रहे हैं। और गौरतलब है कि हाल ही के समय में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद नीतीश ने मंच से कहा था कि जॉर्ज साहब और सीपीआई के रिश्ते बेहद करीब के हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो तोड़ जोड़ की राजनीति चल रही है, बात बीएसपी विधायक जमा खां या निर्दलीय विधायक सुमित सिंह की अगर की जाए तो दोनों नीतीश कुमार के साथ आकर मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव के बाद भले ही जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों पर सिमट गई हो, लेकिन नीतीश कुमार अपने कुनबे को लगातार मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं अब कन्हैया कुमार से अशोक चौधरी की इस मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड सीपीआई के विधायकों को साथ लाकर अपने कुनबे को मजबूत करना चाहती है। हालांकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन है, तो सीपीआई चाहकर भी नीतीश कुमार का साथ नहीं दे सकती। और दोस्तों एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जिसमें अब बेरोजगारों के मसीहा बने सोनू सूद इन राज्यों के लोगों को फ्री में बांट रहे हैं ई रिक्शा। जी हां, आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी में कोरोना महामारी देश में फैली और सरकार को मार्च के अंत में लॉकडाउन लागू करना पड़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर आर्थिक राजधानी मुंबई में फंस गए। फैक्ट्रियां बंद होने से दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। साथ ही ट्रेन बस बंद होने की वजह से वो अपने घर भी नहीं जा सकते थे। ऐसे में सोनू सूद गरीबों मसीहा बनकर सामने आए और मजदूरों को घर भेजा। लॉकडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी सोनू सूद कमजोर तबके की मदद करते रहते हैं। ऐसे में सोनू सूद ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत वो देश के अलग अलग हिस्सों में जरूरतमंद लोगों को इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा वितरित करेंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने गृहनगर मोगा यानी पंजाब से की और 100 ई रिक्शे बांटे। सोनू सूद का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ई रिक्शे के जरिए रोजी रोटी का जरिया देना है। सोनू सूद के मुताबिक चाहते हैं कि लोग खाली ना बैठे, वो आत्मनिर्भर हो और उन्हें रोजगार मिले। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने ई रिक्शा बांटने का फैसला किया। मोगा के बाद उनकी योजना अब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों में इस योजना को शुरू करने की है। सोनू के मुताबिक ई रिक्शा रोजगार के लिए एक बेहतरीन जरिया है। कोई शख्स अगर ई रिक्शा चलाता है तो वो आराम से घर का खर्च चला लेगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो उसे किसी फालतू चीज में बर्बाद ना करें, बल्कि उससे किसी जरूरतमंद की मदद कर दें। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही गुजरात से। जी आपको बता दें कि सूरत में मनीष सिसोदिया के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। कहा यहां भी दिल्ली मॉडल को करेंगे लागू। जी आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी इन दिनों अपने विस्तार पर अधिक ध्यान दे रही है।
इसी को लेकर पार्टी यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और दिल्ली में जोरदार प्रचार कर रही है। रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने सूरत में एक रोड शो किया। आपको बता दें कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता यहां चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मनीष सिसोदिया के रोड शो में भारी जनसैलाब देखने को मिला। जी आपको बता दें कि गुजरात में भी लागू करेंगे दिल्ली मॉडल। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने सूरत की जनता के सामने दिल्ली में केजरीवाल मॉडल की चर्चा की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 5 साल में दिल्ली में आपकी सरकार ने पानी और बिजली के बिल माफ कर दिए, स्कूलों के स्तर को सुधार दिया, तो गुजरात में जनता को पानी बिजली के बिलों की मार और स्कूल फीस की बढ़ोतरी क्यों सहनी पड़ रही है। सिसोदिया ने गुजरात में दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लागू करने का दावा करते हुए कहा कि गुजरात में जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, जनता पर पानी व बिजली के बिलों की मार बंद हो जाएगी, गरीब व आम आदमी के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त होगी तथा स्कूल की दशा में तेजी से सुधार होगा। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर रही महाराष्ट्र से। जी आपको बता दें, जिसमें संजय राउत ने साधा राज्यपाल बीएस कोश्यारी पर निशाना, कहा केंद्र के दबाव में वो कर रहे हैं काम। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल बीएस कोश्यारी के बीच एक खुली जंग देखने को मिल रही है। यह बयान रविवार को शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने दिया है। संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल बीएस कोश्यारी राजनीतिक दबाव के चलते कई फैसले ले रहे हैं और इतना ही नहीं, उसी दबाव के चलते राज्यपाल महाराष्ट्र सरकार के कई फैसलों को रोक भी रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए संजय राउत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र सरकार और राजभवन के बीच एक खुला युद्ध देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के दबाव के चलते राज्यपाल फैसले लेने पर मजबूर है। बीजेपी उस पर राजभवन का इस्तेमाल कर रही है। जी आपको बता दें कि आरोप है कि केंद्र के दबाव में ये सब काम किए जा रहे हैं। कुछ मीडिया की खबर के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी केंद्र सरकार के दबाव के चलते राज्य सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि यह शीत युद्ध नहीं है, शीत युद्ध गुप्त रूप से किया जाता है, यह खुली जंग है। बीजेपी की ओर से राजभवन को राजनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह जंग सिर्फ राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच नहीं है। बीजेपी राजभवन का इस्तेमाल कर रही है। राज्यपाल बनने के बाद से विवादों में रहने लगे हैं राज्यपाल। जी आपको बता दें कि संजय राउत ने आगे कहा कि केंद्र सरकार राज्यपाल के कंधों का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी जब से महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं, तब से वो सुर्खियों में या फिर विवादों में रहने लगे हैं। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर निकल कर आई जो कि महंगाई को लेकर है। जी आपको बता दें कि महंगाई ने तोड़े रिकॉर्ड। गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल के साथ कपड़े भी महंगे। जी आपको बता दें कि रसोई गैस की कीमतों में पिछले एक पखवाड़े के भीतर 3 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल, डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। खाद्य तेल की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। लगभग 25% की वृद्धि के साथ अब कपड़े भी महंगे हो चले हैं, यानी कि बाजार में हर ओर महंगाई छाई हुई है। इससे आम आदमी का बजट बुरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। सभी को सरकार से कीमतों में नियंत्रण की दरकार है। कोरोना काल में लागू किए गए लॉकडाउन व अन्य विपरीत परिस्थितियों से रोजगार और कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इससे लोगों की आमदनी पर खासा असर आया है। अभी लोग इस मार से उबर भी नहीं पाए कि अब महंगाई ने आम आदमी को अपनी चपेट में ले लिया है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बगैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में पिछले एक पखवाड़े के भी 3 बार उछाल आया है और कीमतों में 75 रुपए तक की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले एक माह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी खासी तेजी आई है। पेट्रोल 3.29 रुपए प्रति लीटर और डीजल 4.48 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। 2 माह के भीतर खाद्य तेल के भाव 25 से 30 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। इसके अलावा अब कपड़ों की कीमतों में भी तेजी का रुख अपना लिया है। साड़ी हो या रेडीमेड कपड़े, सभी की कीमतें 25% तक बढ़ गई हैं। इसकी वजह कपड़ा बुनने में काम आने वाली सभी प्रकार के धागों की कीमतों में आई तेजी को बताया जा रहा है। और दोस्तों, अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि बदलेगा मौसम का मिजाज। देश के 10 राज्यों में आंधी पानी की आशंका, हुआ अलर्ट जारी। जी आपको बता दें कि इस समय पूरा उत्तर भारत मौसम के उलटफेर से परेशान है। कभी धूप तो कभी कोहरे से परेशान लोगों के लिए अगले 4 दिन और भी ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग के ताजा अपडेट में कहा है कि देश के 10 राज्यों में भारी बारिश की आशंका है।
आईएमडी ने कहा है कि मंगलवार से देश के कुछ राज्यों में जोरदार बारिश के आसार हैं, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में हेरफेर देखने को मिल रहा है और राज्य में बेमौसम बरसात होने की आशंका बनी हुई है। विभाग के मुताबिक मौसम का ये हाल 16 से 20 फरवरी तक रहेगा, तो वहीं इन जगहों में कुछ स्थानों पर बारिश होने, बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।